आरती की आंखें आज अपने घर के हर कोने को एकटक दिख रही थीं और उनमें आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। 52 वर्ष की उम्र में जब आधी से ज्यादा जिंदगी बीत चुकी थी, वो अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेने जा रही थी। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। 27 साल पहले जब उसने नई नवेली दुल्हन बनकर इस आंगन में कदम रखा था, तब उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा फैसला लेना पड़ेगा। उसकी आंखों में बीते सालों की यादें किसी फिल्म के दृश्यों की तरह उभरने लगी। 27 साल पहले का वो लम्हा उसे याद आया, जब सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी आरती सचमुच किसी रानी जैसी लग रही थी। उसके गोरे हाथों में रची मेहंदी की लाली कितनी सुंदर थी। नई साड़ी पहने आईने में खुद को निहारती हुई वो अपनी किस्मत पर इतराई थी। तभी रसोई से बर्तनों के टकराने की तीखी आवाजें आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर बर्तन पटक रहा हो। महारानी अब तक सो रही है, घर में बहू बनकर आई है। आज दूसरा दिन है, पर जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। घर का काम काज, चूल्हा चौका क्या अभी हम ही करेंगे? बहू आई है तो अब घर की जिम्मेदारी उसकी है। सास संध्या की कड़क आवाज गूंजी। आरती जल्दी से साड़ी का पल्लू सिर पर डालकर कमरे से बाहर आई। बाहर का दृश्य ऐसा था जैसे वो कोई मुजरिम हो। सास और ननद काजल की तीखी नजरों का सामना करते हुए वो अपराध बोध से ग्रसित हो रही थी। संध्या ने उसे कड़क आवाज में बुलाया। आरती, आज से तुम रसोई संभालोगी। ये घर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ना चेहरे पर मुस्कान, ना कोई प्यार भरी बात। आरती का दिल बैठ गया, पर उसने हिम्मत जुटाकर मुस्कुराने की कोशिश की। जब राघव के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था, तब उसकी सौम्य मुस्कान और शांत स्वभाव ने आरती का दिल जीत लिया था। माँ बाप ने बड़े धूमधाम से उसका विवाह किया था। आरती ने सोचा था कि नई बहू के आने की खुशी में ससुराल वाले रस्में निभाएंगे। शगुन के तौर पर कोई मीठा पकवान बनवाएंगे, जैसा उसने अपने आसपास देखा था। लेकिन यहाँ सब कुछ उलट था। उस दिन से आरती को रसोई में खड़ा कर दिया गया। संध्या ने सख्त लहजे में उसकी सारी ड्यूटियां बता दी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक घर का एक एक काम अब उसे करना था। आरती ने कभी इतना काम अकेले नहीं संभाला था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वो सुबह की चाय बनाकर सास के सामने गई, तो संध्या ने पहली चुस्की लेते ही चिल्लाकर कहा, ये क्या बनाया है? तुम्हारे मायके में ऐसी चाय बनती है? कोई नौकरानी भी इससे बेहतर चाय बना लेती होगी। आरती ने घबराई आवाज में कहा, माँ जी, अगर पसंद नहीं आई तो मैं दोबारा बना देती हूँ। उसने फीकी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन संध्या की ऊंची आवाज सुनकर उसके हाथ पैर कांप उठे। नहीं पीनी मुझे चाय, मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें चाय बनाना भी नहीं सिखाया। कहते हुए संध्या ने चाय का कप उठाकर जमीन पर दे मारा। सास का ये व्यवहार आरती की आत्मा को छलनी कर गया। संध्या एक सख्त मिजाज औरत थी, जिनके लिए बहू का मतलब था घर के काम करने वाली मशीन, जो बिना शिकायत, बिना थके सारे काम करती जाए। गलती करने का हक भी उसे नहीं था। अगर आरती से कोई गलती हो जाती तो संध्या ताने मारती, हमारे तो भाग ही फूट गए, जो ऐसी नालायक बहू माथे पड़ गई। पढ़ी लिखी होकर भी कुछ नहीं आता। मेरे राघव ने इसे चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे व्यंग्यवाण हर रोज आरती के दिल को चीरते। ननद काजल, जो उम्र में आरती से छोटी थी, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो आरती की हर बात को तोड़ मरोड़ कर संध्या के सामने पेश करती और लगभग हर रोज कोई तमाशा होता। एक दिन पड़ोसन घर आई और बातचीत में बोली, अच्छा है संध्या, बेटे की शादी करके अपनी आधी जिम्मेदारी तो पूरी कर ली। अब बेटी की शादी कब कर रही हो? अब तो बहू भी आ गई है। बेटी की विदाई के बाद घर खाली नहीं लगेगा। हाँ हाँ आंटी जी, अच्छा रिश्ता मिलेगा तो देर थोड़ी करेंगे। काजल की भी अब शादी लायक उम्र है। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये सुनकर काजल आग बबूला हो उठी। संध्या को भी ये बात नागवार गुजरी।
दोनों माँ बेटी ने इस बात का इतना मुद्दा बना दिया कि आरती को उसी पड़ोसन के सामने अपमानित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी औकात में रहो बहू, मेरी बेटी की शादी कब होगी ये देखने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम होती कौन हो मेरी बेटी की जिंदगी के फैसले लेने वाली? संध्या ने तंज कसा। आरती की आंखें झलक आईं, पर उसने चुप रहना बेहतर समझा। ससुराल वालों की नजर में वो एक नौकरानी थी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे तब हुआ जब राघव, जिसे उसने अपने सपनों का आधार बनाया था, उसने भी उसका साथ नहीं दिया। शादी के शुरुआती दिनों में राघव ने अपनी पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव किया था, पर धीरे धीरे वो माँ और बहन की बातों में आ गया। आरती को तो उसने इंसान समझना ही छोड़ दिया। हर बात में आदेश, हर लहजे में हुक्म। जब वो उससे कुछ कहता तो आरती कांप जाती। उसकी आंखों में प्रेम नहीं, अधिकार था, वो भी ऐसा जिसमें सम्मान की कोई जगह नहीं थी। एक दिन आरती ने रात का खाना बनाकर राघव को परोसा, तो उसने एक निवाला खाते ही प्लेट सरका दी। इतना नमक डालने की क्या जरूरत थी? खाना बनाने की भी अकल नहीं है तुम्हें? थकी हारी आरती सोच रही थी कि पति घर आएगा तो उससे तो बातें करेगी, लेकिन वो तो आते ही उस पर बरस पड़ा। माफ कीजिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, आरती ने कांपती आवाज में कहा। अगली बार ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, राघव ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। राघव का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। वो रात को घर लौटते ही सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में जाता, जहाँ संध्या और काजल उसे आरती के खिलाफ भड़काने की पूरी तैयारी करके बैठी होती थी। आरती की छोटी छोटी गलतियों को मिर्च मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ाकर पेश करती, जिससे राघव आपे से बाहर हो जाता। आरती ये सब जानती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने पति से इस बारे में बात करेगी, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, राघव ने डांटते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी माँ और बहन गलत है। माँ जो कहती हैं वो ठीक कहती हैं। तुम अपनी गलतियां सुधारो। अपनी माँ और बहन के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा, समझी? राघव की आवाज इतनी ऊंची थी कि कमरे से बाहर तक जा रही थी। आरती हैरान रह गई और घबराकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। रात भर तकिए में मुंह छिपाकर वो खूब रोई। नींद कब आई पता ही नहीं लगा। आई भी या नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि राघव के शब्द तो उसे सपने में भी डरा रहे थे। अब ससुराल में आरती का हर दिन एक इम्तिहान बनता जा रहा था। वक्त बीतने लगा और उसका मन धीरे धीरे टूटता गया। वो हंसती खेलती लड़की जो कभी अपने सपनों की दुनिया में मस्त रहती थी, अब एक खामोश सहमी हुई औरत बन चुकी थी। सुबह से रात तक घर के काम, सास की फरमाइशें, सास और ननद की चुगलियां और पति की उदासीनता, ये सब उसके नाजुक मन को तोड़ रहे थे। एक बार जब वो बीमार पड़ी तो उठकर काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शरीर बुखार से तप रहा था, आंखें बोझिल थीं। आरती पलंग पर लेटी थी, तभी संध्या कमरे में आई। चेहरा तिरछा करके फटी आंखों से उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। क्या हुआ बहू, किस खुशी में आराम फरमा रही हो? संध्या ने तंज कसा। वो माँ जी, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार से बदन टूट रहा है, आरती ने कमजोर आवाज में कहा। अरे थोड़ा बुखार ही तो है, हम लोग तो तेज बुखार में भी घर का काम कर लिया करते थे, पूरा घर संभाल लेते थे। ये आजकल की लड़कियां तो बस बहाने बनाने में माहिर हैं, संध्या ने ताने मारते हुए कहा। आरती कुछ बोलना चाहती थी, पर गले से आवाज नहीं निकली। उसी वक्त राघव कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक नजर आरती पर डाली, फिर बिना कुछ कहे मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ा ली। बदन टूट रहा है, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, बुखार की दवा से भी आराम नहीं मिल रहा, डॉक्टर के पास ले चलोगे क्या? आरती ने हिम्मत जुटाकर पूछा। टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, वैसे भी मामूली बुखार है, सारा काम करने के बाद आराम कर लेना। फिलहाल मेरे लिए नाश्ता बनाओ, माँ भी कब से नाश्ते का इंतजार कर रही हैं। कहते हुए राघव नहाने चला गया। आरती के दिल में बची खुची उम्मीदें टूटकर बिखर गईं।
कपकपाते हुए वो उठी और रसोई में जाकर रोटियां पकाने लगी। सिर घूम रहा था पर काम तो करना ही था। आंसू खामोशी से उसके गालों पर बहते रहे। उस दिन के बाद आरती ने शिकायत करना छोड़ दिया। चुपचाप सब करती, झाड़ू, पोछा, रसोई, कपड़े, वो बस चलती जा रही थी, एक मशीन की तरह। कभी कभी जब वो थक कर थोड़ी देर बैठ जाती, संध्या आवाज देती और कोई ना कोई काम बता देती। जब आरती अपनी माँ से फोन पर बात करने लगती तो सब उसे ऐसी निगाहों से देखते जैसे वो कोई गुनाह कर रही हो। उसका अपना घर था पर उसमें उसके लिए कोई निजी कोना भी नहीं था। एक दिन जब संध्या, काजल और राघव किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे, आरती अकेली थी। उसने अपनी माँ को फोन लगाया। गला भर आया था। माँ, मैं थक गई हूँ, यहाँ कोई मुझे समझता ही नहीं, मेरा अपना पति भी मेरी नहीं सुनता। फोन के उस पार माँ कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, शादी आसान नहीं होती, लेकिन एक चीज है जो पति पत्नी को जोड़ती है, बच्चा। जब तू माँ बनेगी सब बदल जाएगा। राघव का मन भी बदलेगा और ससुराल वाले भी तेरी कदर करेंगे। माँ की बातों में दर्द भी था और उम्मीद भी। आरती ने सोचा, शायद माँ ठीक कह रही हैं, बच्चा होगा तो सब बदल जाएगा। शादी के 2 साल बाद आरती की गोद में उसका बेटा लक्ष्य आ गया। लक्ष्य की मासूम मुस्कान उसकी जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी। उसके छोटे छोटे हाथ और कोमल त्वचा को देखकर आरती के मन में ढेर सारा प्यार उमड़ आता। लक्ष्य उसके लिए एक नई उम्मीद बनकर आया था। आरती को इंतजार था उस पल का जब राघव अपने बच्चे को सीने से लगाएगा और उसका दिल प्यार से भर उठेगा। लेकिन राघव ने कभी अपने बच्चे से प्यार नहीं जताया। रात को जब लक्ष्य रोता, राघव गुस्से से चिल्ला उठता, तुम इसे चुप क्यों नहीं कराती? मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। आरती चुपचाप बच्चे को गोद में लेकर सुलाने की कोशिश करती, कभी कभी पूरी रात जागती। पर राघव के लिए आरती और लक्ष्य जैसे कोई मायने ही नहीं रखते थे। संध्या भी लक्ष्य के रोने पर झुंझला कर बोलती, बच्चा चाहे रोता रहे, लेकिन ये महारानी आराम फरमाती रहेगी, ठीक से बच्चा भी नहीं संभाल सकती। आरती जवाब देना चाहती थी कि वो दिन रात बच्चे की देखभाल और घर के कामों में जुटी रहती है, क्या बच्चे की दादी और बुआ का कोई फर्ज नहीं? लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट कर चुप रह जाती। शादी के 2 साल बीत चुके थे पर राघव ने कभी आरती को एक पैसा भी खर्चे के लिए नहीं दिया। वो जो कमाता उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता और बाकी अपनी माँ को सौंप देता। जब आरती को कुछ खरीदने की जरूरत पड़ती तो राघव ठंडे लहजे में कहता, माँ से मांग लो। आरती को अपनी सास के सामने हाथ फैलाना अपमानजनक लगता था, पर कोई और रास्ता भी नहीं था। संध्या पैसे देने से पहले 100 सवाल करती, इतने पैसे क्यों चाहिए, क्या खरीदने वाली हो? आरती को लगता जैसे वो कोई भिखारी हो। धीरे धीरे उसने पैसे मांगना छोड़ दिया। लक्ष्य के लिए जरूरी चीजें और कपड़े उसके मायके से आ गए थे, लेकिन वो चाहती थी कि राघव प्यार से अपने बेटे के लिए कुछ खरीद कर लाए। पर राघव ने आज तक लक्ष्य के लिए एक छोटा सा खिलौना तक नहीं लाया। एक दिन जब लक्ष्य बीमार हुआ, आरती घबरा गई। बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना था। राघव ने पहले ही समय नहीं है कहकर मना कर दिया था। आरती के पास एक भी पैसा नहीं था। उसने हिम्मत करके राघव से कहा, लक्ष्य को डॉक्टर के पास मैं ले जाती हूँ, बस दवा के लिए कुछ पैसे दे दो। राघव ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, माँ से ले लो ना, घर का सारा खर्चा वही तो देखती हैं। खर्च के लिए कुछ पैसे आप मुझे भी तो दे सकते हैं, कब तक मैं माँ जी से मांगती रहूं? आरती ने हिम्मत से कहा। बहस मत करो, जो कहा है वही करो। राघव ने कड़क लहजे में जवाब दिया। आरती का गला भर आया। वो उठी, लक्ष्य को संभाला और झिझकते हुए संध्या के पास पहुंची। लेकिन संध्या ने ताना मारते हुए कहा, पहले तो बच्चे का ध्यान नहीं रखा, अब वो जब बीमार पड़ गया तो दवा के लिए पैसे चाहिए। पहले हिसाब दो, पिछले पैसे का क्या किया? 1 हफ्ते पहले ही तुम मुझसे रुपए लेकर गई थी। पर वो तो सिर्फ 100 रुपए थे माँ जी, इतनी महंगाई है। आरती ने धीरे से कहा, अच्छा 100 रुपए क्या कम होते हैं?
कहते हुए संध्या ने अलमारी से 100 का एक नोट निकाला और आरती को देते हुए कहा, अब और पैसे नहीं मिलेंगे, इसी में चलाओ। आरती का गला रुंधाया। वो चुपचाप वापस आ गई। पेट के दर्द और बुखार से लक्ष्य बेहाल था। उसे गोद में लिए आरती बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगी। संध्या ने 100 रुपए का नोट थमाकर उसका अपमान ही तो किया था, लेकिन आरती चुपचाप बैठने वाली नहीं थी। लक्ष्य की सांसें तेजी से चल रही थीं और एक माँ के लिए अपने बच्चे की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं था। कमरे में आकर उसने अलमारी खोली और उस छोटे से लॉकर को टटोला। उसमें से एक सोने की अंगूठी निकली जो उसकी शादी में उसकी माँ ने दी थी। ना बेटा, रो मत, तू जल्दी ठीक हो जाएगा, आरती ने लक्ष्य के माथे को चूमते हुए कहा और उसे गोद में लेकर घर से निकल पड़ी। आरती तेज कदमों से सुनार की दुकान की ओर बढ़ी। रास्ते में धूप लक्ष्य को और बेचैन कर रही थी। सुनार ने अंगूठी को परखा और बोला, 5,000 मिलेंगे। आरती एक पल के लिए हिचकिचाई, पर लक्ष्य की हालत ने उसे फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। पैसे लेकर वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने लक्ष्य का चेकअप किया और कुछ टेस्ट करवाए। शाम को दवा लेकर वो घर लौटी। रात भर वो लक्ष्य के पास बैठी रही, उसके माथे पर गीली पट्टियां रखती रही। सुबह होते होते लक्ष्य का बुखार कुछ कम हुआ और उसकी मुस्कान ने आरती के दिल को सुकून दिया। वक्त बीतता गया और लक्ष्य 1 साल का हो गया। अब काजल की शादी की तैयारियां चल रही थी। संध्या ने अपनी बेटी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगे गहने, शानदार कपड़े और शादी का हर खर्च। आरती को ये देखकर दुख होता कि जिस घर में उसके बेटे की दवा के लिए 100 रुपए भी भारी पड़ते थे, वहां काजल की शादी पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे। काजल की शादी की तैयारियों ने घर को रौनक से भर दिया था। आरती भी चुपचाप अपने कर्तव्यों को निभाती रही। शादी का दिन करीब आया और घर मेहमानों से भर गया। हॉल में मेहमान बैठे बातें कर रहे थे और संध्या उनके बीच अपनी बेटी काजल की तारीफों के पुल बांध रही थी। क्या बताऊं, मेरी काजल हर काम में कुशल है। खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, घर संभालना, सब में अव्वल। जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी, संध्या ने गर्व से कहा। साथ बैठी एक रिश्तेदार ने हामी भरी। हाँ भाई, हमारी काजल तो हीरा है, पूरे घर की रौनक है। आरती उस वक्त चाय की ट्रे लिए मेहमानों के पास जा रही थी। लक्ष्य को उसने पास ही झूले पर सुलाया था ताकि वो काम के साथ साथ उस पर नजर रख सके। तभी घर का फोन बजा। आरती ने फोन उठाया तो माँ की आवाज सुनकर उसका मन हल्का हुआ। कितने दिन हो गए थे माँ से बात किए। वो ट्रे रखकर बैठी ही थी कि संध्या की नजर उस पर पड़ गई। किसका फोन है? उनकी आवाज में सख्ती थी। मम्मी का है माँ जी, आरती ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन इतना सुनते ही संध्या का चेहरा तमतमा उठा। उसने मेहमानों की ओर मुखातिब होकर तंज कसना शुरू किया। आजकल की बहुएं अपनी जिम्मेदारी कहाँ समझती हैं? न जाने कैसे लोग हैं इसके मायके वाले। बेटी ससुराल में है, शादी का माहौल है, काम का बोझ है, लेकिन इन्हें तो फोन पर बात करनी है। मैंने तो अपनी काजल से साफ कह दिया है, ससुराल में जाकर मुझसे तभी बात करना जब सारा काम निपटा लो। ऐसा ना हो कि दिन भर फोन से चिपकी रहो और घर का काम धरा रह जाए। हॉल में बैठी एक रिश्तेदार ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। और नहीं तो क्या, सारा दिन मायके वालों से बात करना भी कोई अच्छी बात है? आजकल तो मायके वाले बेटी के ससुराल में दखल देने को तैयार रहते हैं। बाकी मेहमान भी हंसने लगे। आरती एक मजाक बनकर रह गई। उसकी आंखें भर आई। उसने फोन पर धीरे से कहा, मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दूसरी ओर उसकी माँ की प्यार भरी आवाज आई, ठीक है बेटी, जब तुझे टाइम मिले तब फोन कर देना, बहुत दिन हो गए तुझसे बात किए। आरती उठी और रसोई की ओर बढ़ गई। काजल की शादी जैसे तैसे निपट गई और आरती ने राहत की सांस ली। कम से कम अब उसकी चुगलियों में संध्या की जोड़ीदार तो घर से चली गई थी। लेकिन संध्या कहाँ रुकने वाली थी? उनकी जीभ की धार आरती के लिए पहले की तरह ही तेज थी। शादी के 1 हफ्ते बाद आरती संध्या के कमरे के पास से गुजर रही थी।
वो लक्ष्य के लिए गुनगुना पानी लेने जा रही थी। तभी उसे संध्या की ऊंची आवाज सुनाई दी। वो फोन पर काजल से बात कर रही थी और उनकी बातों में वही चुगली थी। है ये क्या बात हुई काजल? अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ तेरी शादी को और उन्होंने तुझे चूल्हे चौके में झोंक दिया। हाय मेरी फूल सी बच्ची, अभी तो तेरा घूमने फिरने का वक्त था। मेहंदी भी हाथों से नहीं उतरी और काम पर लगा दिया। कितने जालिम लोग हैं तेरे ससुराल वाले, संध्या ने गुस्से में कहा। आरती के कदम ठिठक गए। उसके चेहरे पर एक कड़वी आक्रोश भरी मुस्कान उभरी। मन ही मन वो बुदबुदाई, कितने दोहरे मापदंड हैं इनके। मुझे तो शादी के दूसरे दिन रसोई में खड़ा कर दिया। क्या मैं फूल सी कोमल नहीं थी? उसे काजल की शादी का वो समय याद आया जब संध्या ने मेहमानों के सामने गर्व से कहा था कि वो अपनी बेटी के ससुराल में दखल नहीं देंगी। लेकिन अब वही संध्या दिन भर फोन पर काजल से बात करती, कभी आरती की चुगलियां करती तो कभी काजल के ससुराल वालों की। काजल शादी के बाद भी मायके आकर कई कई दिन रह जाती। हर बार वो अपनी सास और जेठानी की शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठती और संध्या उसमें मसाला डालती। लेकिन आरती को बोलने का हक न पहले था न अब। वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती क्योंकि उसका एकमात्र मकसद था अपने बेटे लक्ष्य को एक बेहतर जिंदगी देना। लक्ष्य अब बड़ा हो रहा था। आरती चाहती थी उसे अच्छी शिक्षा मिले, वो एक काबिल इंसान बने। एक शाम जब राघव और संध्या हॉल में बैठे थे, आरती ने लक्ष्य को स्कूल भेजने की बात छेड़ी। अभी पूरे 3 महीने पड़े हैं नया सेशन शुरू होने में, अभी से स्कूल की बात लेकर बैठ गई तुम, संध्या ने तंज कसा। वो मैं लक्ष्य को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चाहती हूँ। कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन के लिए 3 महीने पहले फॉर्म भरना पड़ता है। राघव आप वहां जाकर फॉर्म ले आते, आरती ने कहा तो संध्या ने तुरंत भौं चढ़ाई। क्या? इतने छोटे बच्चे को कहीं दूर भेजने की क्या जरूरत है? हमारे समय में तो बच्चे आसपास के सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते थे। राघव ने भी अपनी माँ का पक्ष लिया। हाँ सही कह रही है माँ, कोई जरूरत नहीं बड़े स्कूल में डालने की। आरती ने अपनी बात पर जोर दिया। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर बच्चे का भविष्य संवारना है तो उसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। बस बस, कोई जरूरत नहीं इन चोचलों की। बोल तो ऐसे रही हो जैसे कोई खर्चा ही नहीं होगा, संध्या ने कहा। माँ जी खर्च की चिंता मत कीजिए, मैं नौकरी कर लूंगी, आरती ने जवाब दिया। ये सुनते ही राघव भड़क पड़ा। अच्छा अब तू नौकरी करने जाएगी, फिर घर का काम कौन करेगा? अरे इसे तो बस बहाने चाहिए काम से बचने के। ये अच्छा है बहू रानी बाहर घूमे और सास घर में रोटियां पकाए। लेकिन लक्ष्य की पढ़ाई, उसका भविष्य, आरती ने हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन राघव ने अपनी कड़क आवाज से उसकी हर कोशिश को कुचल दिया। बस अब और कोई बहस नहीं होगी, चुपचाप घर पर बैठो, बड़ी आई नौकरी करने वाली। उसकी आवाज हॉल में गूंजी और पैर पटकते हुए वो बाहर निकल गया। आरती वहीं खड़ी रह गई। वो समझ गई थी कि उसकी जिंदगी शायद हमेशा इस ससुराल की 4 दीवारी में कैद रहेगी, लेकिन अपने बच्चे के मामले में वो समझौता नहीं करना चाहती थी। इसलिए अगले दिन सब्जी खरीदने के बहाने वो चुपचाप स्कूल गई और फॉर्म भर दिया। कुछ दिनों बाद उसे अपने मायके जाने का मौका मिला। ससुराल से छुट्टी लेकर मायके जाना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की इजाजत मिली। माँ बाप से मिलकर उसका मन हल्का हुआ। उनकी गर्मजोशी और प्यार ने उसे कुछ पल के लिए आजादी का एहसास दिलाया। लेकिन असली सुकून तब मिला जब वो अपनी बचपन की सहेली राधा से मिलने गई। राधा का मायका आरती के घर के पास था और वो गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। दोनों सहेलियां साथ बैठी और पुरानी यादें ताजा करने लगी। स्कूल के दिन, गलियों में भागना, छुपम छुपाई खेलना, दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। आरती का मन हल्का हो रहा था, जैसे वो फिर से वही बेफिक्र लड़की बन गई हो। लेकिन दिल की गहराइयों में एक एहसास था कि ये आजादी क्षणभंगुर है। कैदी को आखिर कैद में लौटना पड़ता है। ये सोचते ही उसका चेहरा उदास हो गया। राधा ने उसकी उदासी भांप ली। क्या बात है आरती, तू इतनी चुपचाप क्यों है? आरती ने हल्की मुस्कान के साथ बात को टालने की कोशिश की।
पर राधा ने जिद पकड़ ली। बता ना, अपनी सहेली से क्या छिपाना। आखिरकार आरती का मन भर आया। उसने अपनी सारी व्यथा कह डाली और रोते हुए बोली, अगर मैं खुद कमाती तो कम से कम अपने बच्चे का जीवन तो संवार पाती। राधा मुस्कुराई। तो बाहर क्यों जाना, यहीं घर में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा। तुझे पढ़ाई का अच्छा अनुभव है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी सब विषयों में तू अव्वल नंबरों से पास होती थी। घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और बच्चे की देखभाल भी हो जाएगी। आरती ने उदास स्वर में कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन अगर ससुराल वालों ने इस पर भी ऐतराज किया तो? मेरे घर वाले तो बात बात पर बवाल खड़ा कर देते हैं। राधा ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तू इतना सोचती रही तो कुछ नहीं कर पाएगी आरती। डर कर जीना छोड़ दे। अपने बच्चे का भविष्य संवारना है तो पहले खुद को खड़ा करना होगा। किसी से उम्मीद मत रख। आरती की आंखों में एक चमक आ गई, पर अगले ही पल वो बोली, लेकिन अगर सफलता ना मिली तो? मुझे तो कुछ पता नहीं। राधा ने हंसते हुए कहा, तू शुरुआत तो कर आरती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं। 2 दिन बाद जब आरती मायके से ससुराल लौटी, उसने हिम्मत जुटाकर संध्या से कहा, माँ जी, मैं अब घर में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। संध्या की भौहें तन गईं और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ट्यूशन, ये क्या नया ड्रामा है? उनकी आवाज में तीखापन था। आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, कुछ घंटे शाम को पढ़ा लूंगी। इससे घर के काम में कोई दिक्कत नहीं होगी और लक्ष्य की देखभाल भी वैसे ही होगी। संध्या आपत्ति जताना चाहती थी, पर उन्हें कोई वाजिब कारण नहीं मिला तो चुप रह गईं। आरती चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसके मन में जीत की खुशी थी। उस समय काजल भी अपने मायके में थी। शादी के बाद भी वो घर के हर मामले में दखल देती थी। एक दिन जब आरती रसोई में काम कर रही थी, काजल ने संध्या से फुसफुसाते हुए कहा, माँ, आपने भाभी को ट्यूशन पढ़ाने से मना क्यों नहीं किया? अगर इसके हाथ में पैसे आ गए तो अपनी मर्जी से चलेगी ये, फिर आपकी एक भी नहीं चलेगी। संध्या ने चतुराई भरे लहजे में जवाब दिया, अरे मैंने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली हैं। घर का हर काम इससे ही करवाऊंगी। शाम तक तो थककर चूर हो जाएगी। 1 महीने में ही पैसे कमाने का भूत इसके सर से उतर जाएगा। संध्या ने अपनी रणनीति बना ली थी। पहले वो सब्जी काटना, कपड़े तय करना जैसे छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, पर अब उन्होंने सारे काम से पल्ला झाड़ लिया। आरती को सुबह से शाम तक रसोई से लेकर घर की सफाई तक सब कुछ अकेले करना पड़ता। शाम को वो 2 घंटे पढ़ाती, फिर रसोई में जुट जाती। वो इसका कारण भली भांति समझ रही थी। सास उसे इतना थका देना चाहती थी कि वो ट्यूशन छोड़ दे, लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। वो जी जान से जुटी रही। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। बच्चे उससे संतुष्ट थे और उनके माता पिता उसके पढ़ाने की शैली की तारीफ करते। 1 महीने बाद जब आरती के पास पहली बार ट्यूशन की फीस आई तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने हिसाब लगाया। ये रकम लक्ष्य के लिए कपड़े, किताबें और उसकी पढ़ाई के लिए काफी थी। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन ससुराल में शांति कहाँ? काजल और संध्या दिन भर बैठकर आरती की बुराइयां करती। देखो, अब तो ये ट्यूशन के चक्कर में घर का काम भी ठीक से नहीं करती। काजल ने एक दिन राघव से शिकायत की। संध्या ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। राघव, जो पहले से ही अपनी माँ और बहन की बातों में आ जाता था, गुस्से से चिल्ला उठा, आरती, ये क्या तमाशा है? ट्यूशन के चक्कर में तुम घर का काम बिगाड़ रही हो। बंद करो ये सब, वरना अच्छा नहीं होगा। आरती ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, राघव, मैं घर का सारा काम कर रही हूँ। लक्ष्य की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती। ट्यूशन मैं अपने खाली समय में देती हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को इस बात से कोई ऐतराज होना चाहिए। राघव ने भौहें चढ़ाई, पर आरती की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसका जवाब उसके पास नहीं था। वो बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चला गया। आरती के कदम अब डगमगाने वाले नहीं थे। उसे अपने रास्ते पर चलने का जुनून सवार हो गया था। कुछ दिन बीते और आरती ने जिस स्कूल में लक्ष्य के दाखिले के लिए फॉर्म भरा था, वहां दाखिले का समय आ गया।
उसने ये बात राघव से कही तो वो कुर्सी पर उछलकर बैठ गया और गुस्से से बोला, बस वही पुरानी रट लगाए रखती हो। मैंने एक बार साफ साफ बता दिया था ना कि महंगे स्कूल में दाखिला नहीं करवाना, घर में और भी खर्चे हैं। आरती ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, राघव, लक्ष्य की पढ़ाई का सारा खर्च मैं अपनी कमाई से उठा लूंगी। कभी कम पड़ गए तो ही आपसे मांगूंगी। मुझे बस आपके साथ की जरूरत है, पैसों की नहीं। ये सुनते ही संध्या को जैसे सांप सूख गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वाह, बड़ी आई अपनी कमाई का रौब दिखाने वाली, उसने तंज कसते हुए कहा। 2-4 हजार कमा लिए तो जुबान निकल आई। अभी तो ये खर्चा उठा लेगी, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा, स्कूल की फीस, किताबें और न जाने क्या क्या, तब क्या करोगी? कहीं जाकर भीख मांगोगी? राघव ने भी माँ का साथ देते हुए गुस्से में कहा, तुम जो मन में आए वो करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं ना लक्ष्य का दाखिला करवाने जाऊंगा, ना एक पैसा खर्च करूंगा। आरती का दिल भले ही टुकड़े टुकड़े हो गया, पर उसके कदम डगमगाए नहीं। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठी, काम निपटाया और लक्ष्य को तैयार किया। अपनी ट्यूशन की कमाई से जमा किए पैसे गिने और लक्ष्य का एडमिशन करवाने स्कूल की ओर चल पड़ी। स्कूल का गेट देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मन में एक विश्वास था। उसने लक्ष्य का दाखिला करवाया और पहली फीस अपनी कमाई से भरी। जब वो लक्ष्य को लेकर घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लक्ष्य के स्कूल जाने के बाद आरती के पास दिन में कुछ और खाली समय रहने लगा। वो सुबह उसे स्कूल छोड़कर आती, जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई और फिर अपने क्लासेस पर ध्यान देती। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और उसकी कमाई अब लक्ष्य की पढ़ाई और छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी थी। लेकिन ससुराल का माहौल वही था। राघव को न तो आरती की मेहनत से कोई फर्क पड़ता था, न लक्ष्य की जरूरतों से। उसकी ज्यादातर कमाई संध्या के हाथों में चली जाती, जो अपनी बेटी काजल और उसके परिवार पर पानी की तरह खर्च करती थी। काजल अब भी हफ्ते में 2-3 बार मायके आ थमकती और आरती पर रौब झाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। धीरे धीरे लक्ष्य बड़ा होने लगा था। वो देखता कि उसकी माँ दिन भर काम में डूबी रहती है, फिर भी दादी उसे ताने सुनाती है। बुआ काजल जब आती तो माँ को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सबसे ज्यादा लक्ष्य को ये देखकर दुख होता कि उसके पापा, जो उसे कभी प्यार से गले नहीं लगाते, दादी और बुआ की बातों में आकर माँ पर गुस्सा करते थे। लक्ष्य की समझ उसकी उम्र से कहीं आगे निकल चुकी थी। वो अक्सर अपनी माँ से कहता, मम्मी, दादी और बुआ आपके बारे में गलत गलत बातें कर रही थी। मैं इस घर में रहना नहीं चाहता। आप ये सब क्यों सहती हो? चलो हम कहीं और चले जाएं, दूर, जहां आपको कोई दुख न दे। आरती उसकी बातें सुनकर हल्के से मुस्कुराती, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, इन बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर देखेंगे। ये समय बहुत कीमती है। अगर इसे गवा दिया तो फिर वापस नहीं आएगा। लक्ष्य अपनी माँ की बात को दिल से समझता था। वो पूरी कोशिश करता कि माँ को उसकी वजह से कोई तकलीफ न हो। कभी वो रसोई में छोटे मोटे कामों में मदद करता, तो कभी अपने स्कूल का होमवर्क खुद पूरा करता। आरती भी हर रात 2 घंटे निकालकर लक्ष्य को पढ़ाती, ताकि उसका भविष्य चमक सके। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। लक्ष्य की मेहनत और आरती की लगन रंग लाई। हर साल वो स्कूल में टॉप करता। लक्ष्य 10वीं कक्षा में आ चुका था। आरती ने ट्यूशन से जो थोड़ी बहुत आमदनी शुरू की थी, वो लक्ष्य की स्कूल फीस और छोटी मोटी जरूरतों में ही खत्म होने लगी थी। एक दिन लक्ष्य स्कूल से आया और बोला, माँ, इस बार साइंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा किताबें लेनी होंगी। टीचर ने कहा है कि बिना उसके पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। आरती चुप हो गई। वो जानती थी कि उसके पर्स में बस कुछ सिक्के बचे थे। शाम को बहुत सोचकर उसने राघव से कहा, लक्ष्य को कुछ किताबें लेनी हैं, अगर कुछ पैसे दे देते तो। राघव ने कड़क आवाज में कहा, क्यों? जब कमाने लगी थी तो कहा था ना सब खुद कर लेगी। अब क्यों आई मेरे पास? मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था कि मुझसे 1 पैसे की भी उम्मीद मत करना।
अब मांगो भीख बाहर जाकर। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है इन फालतू खर्चों के लिए। लक्ष्य दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। वो माँ के पास आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं माँ, मैं मैनेज कर लूंगा। आरती कुछ नहीं बोली। अगले दिन जब लक्ष्य स्कूल से लौटा तो आरती ने उसके हाथ में किताबें खरीदने के लिए पैसे रख दिए। लक्ष्य ने चौंक कर देखा। माँ, लेकिन कल आपने तो कहा था। तभी उसकी नजर माँ की गर्दन पर पड़ी। गोल्ड की पतली चेन जो माँ हमेशा पहनती थी अब वहां नहीं थी। उसकी आंखें टपटपा गईं। माँ, आपने चेन बेच दी? मैंने मना किया था ना। आरती ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, चैन दोबारा बन जाएगी बेटा, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। जिस दिन तू अपने पैरों पर खड़ा होगा मेरे सारे त्याग सफल हो जाएंगे। लक्ष्य को ये देखकर दुख होता था कि उसकी माँ दिन भर काम में लगी रहती है, फिर भी घुट घुट कर गुजारा करना पड़ता है। एक दिन उसने आकर कहा, माँ, आप ऑनलाइन कोचिंग क्यों नहीं देती? क्या ऑनलाइन कोचिंग? आरती ने हैरानी से पूछा। हाँ माँ, आप यहीं बैठे बैठे मोबाइल से देश विदेश में कहीं भी रहने वाले बच्चों को पढ़ा सकती हैं। आजकल ऐसे ढेरों प्लेटफॉर्म्स हैं जो टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ जोड़ते हैं। बस रजिस्टर करो और वो ट्यूशन लेने के इच्छुक बच्चों को आपसे कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा कमीशन लेते हैं, बस उसमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। लक्ष्य ने आरती का ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया। जल्द ही आरती के फोन पर बच्चों के माता पिता की पूछताछ के कॉल्स आने शुरू हो गए। बहुत से बच्चों ने उससे ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। अब आरती सब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती थी और अच्छा कमाने लगी थी, लेकिन रात को थोड़ा समय निकालकर वो लक्ष्य की पढ़ाई पर भी ध्यान देती थी। फिर आया लक्ष्य की 10वीं की परीक्षा का परिणाम। उसने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। आरती ने उसे गले लगा लिया। अखबार में लक्ष्य की तस्वीर और नाम देखकर वो बार बार उसकी बलाएं ले रही थी। लेकिन राघव, जो कभी लक्ष्य की पढ़ाई के लिए एक पैसा नहीं देता था, अब रिश्तेदारों के बीच फख्र से कहता, लक्ष्य ने 10वीं में टॉप किया है। मैं जानता था मेरा बेटा बहुत लायक है, इसलिए तो उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया था। संध्या भी अपने बेटे के गुणगान में पीछे नहीं रहती थी। मेरे राघव ने कभी कमी नहीं आने दी लक्ष्य की पढ़ाई में। लक्ष्य ये सब सुनता तो उसका खून खौल उठता। वो जानता था कि उसकी माँ ने अपनी ट्यूशन की कमाई से स्कूल की फीस भरी थी। जब भी आरती ने राघव से कुछ मांगा तो उसे तिरस्कार ही मिला था, लेकिन लक्ष्य ने चुप रहना चुना। वो जानता था कि जवाब देने का सही वक्त अभी नहीं आया। लक्ष्य अब किशोरावस्था पार कर चुका था। लंबा चौड़ा शांत और गहरी आंखों वाला लड़का, जिसने उम्र से पहले समझदारी ओढ़ ली थी। जब उसके हम उम्र दोस्त फिल्मों की बातें करते तो लक्ष्य किताबों में खोया रहता। माँ के संघर्ष को देखकर उसमें एक जिद पल चुकी थी, कुछ बनकर दिखाने की। लक्ष्य ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पूरी की। उसका सपना था सिविल सर्विसेज में जाना। उसने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू की। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। एक पल के लिए उसका मन डोल गया। वो बुरी तरह निराश हो गया था। आरती ने उसे कसकर गले लगाया। हार से डरो मत बेटा, ये तो बस रुकावटें हैं। मेरा बेटा है तू, ना रुकेगा ना ही हार मानेगा। लक्ष्य ने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने दिन रात एक कर दिया। मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए चलाता। दोस्तों से दूर हो गया। बाहर की दुनिया से कटकर बस एक ही लक्ष्य उसके दिमाग में था। और फिर वो दिन भी आया जब लक्ष्य का नाम यूपीएससी टॉपर्स की लिस्ट में छप गया। पल भर को आरती की सांसें थम गईं। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। राघव ने फौरन सोशल मीडिया पर स्टेटस डाला, हमारे परिवार का गौरव, मेरा बेटा लक्ष्य आईएएस अफसर बनकर मेरा नाम रोशन करेगा। रिश्तेदारों के फोन थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ तो घर पर बधाई देने खुद चले आए। राघव एक कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे कोई पद्मश्री पुरस्कार विजेता हो। मैंने ही तो उसकी नींव रखी थी। छोटा सा था तब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। दिन भर अपनी नौकरी में खपता था, लेकिन मजाल है कि बेटे की पढ़ाई में कोई कमी आने दी हो। उसी की बदौलत आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है।
राघव बार बार कहता। संध्या भी अपनी आंखें भिगोने का अभिनय कर रही थी। हमारे घर का नाम रोशन किया है इसने, लेकिन कोई देखे तो सही इसके पिता का त्याग। कितना खर्च किया इसकी पढ़ाई पर, सारा जीवन झोंक दिया बेटे के लिए। सामने खड़ा लक्ष्य चुपचाप सुन रहा था। उसके भीतर क्रोध की अग्नि सुलग रही थी। आखिरकार वो फट पड़ा। बस कीजिए पापा। घर में सन्नाटा छा गया। मेरे लिए आपने क्या किया है? मेरी स्कूल की फीस से लेकर किताबों तक सब मम्मी ने अपनी कमाई से किया। आपने तो कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरी किताबें, मेरी छोटी मोटी जरूरतें सब माँ ने अपने खून पसीने की कमाई से पूरी की। आपको तो ये तक नहीं पता होता था कि मेरी परीक्षा कब है। आप खुद को मेरा पिता कहते हो। कभी आज तक मुझे प्यार से गले भी लगाया। और एक मेरी माँ है जिसने मुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दी। फिर भी दादी बुआ ने माँ को हमेशा अपमानित किया। आप तब भी खामोश रहे। लक्ष्य ने गुस्से से कहा। सबकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। लक्ष्य अपनी माँ की ओर मुड़ा। माँ, ये सब आपकी मेहनत का फल है। आपने मुझे एक काबिल इंसान बनाया। हर मुसीबत, हर परेशानी में साथ दिया। आप नहीं होती तो मैं कुछ नहीं होता। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव ने तमतमाते हुए कहा, वाह, मेरे ही टुकड़ों पर पलकर आज मुझे ही उल्टा सुना रहा है। संध्या भी गरज उठी। सब इसकी माँ की सिखाई है। दिन रात हमारे खिलाफ इसे भड़काती रही। ये तो एक दिन होना ही था। लक्ष्य का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। उसने सख्त स्वर में कहा, बस, मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द और नहीं। आप सबने उसकी जिंदगी नरक बना दी, लेकिन मेरी माँ ने आज तक एक शब्द नहीं निकाला। बस, अब और नहीं। वो आरती की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में प्यार और दृढ़ता थी। मम्मी, आपने बहुत सह लिया। अब मैं आपको इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मेरे साथ चलो। संध्या अपने चिर परिचित तंज भरे अंदाज में बोली, हाँ हाँ, ले जा अपनी माँ को, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। राघव भी चेहरे पर गुस्सा लिए आरती की ओर ताक रहा था। उसे लगा था कि आरती अभी अपने बेटे की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, लेकिन आरती जो 27 साल तक इस घर की जंजीरों में जकड़ी रही, अब थक चुकी थी। तिरस्कार भरा जीवन, ताने और अपमान, सब कुछ उसे खोखला कर चुका था। उसने आत्मविश्वास से भरी नजरों से घर के हर चेहरे को देखा, फिर लक्ष्य की ओर देखते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। ये सुनकर राघव के शरीर में जैसे बिजली सी कौंध गई। क्या ये वही आरती थी जो सालों से उसके रौब तले दबती आ रही थी, जो चुपचाप सुनती थी, कभी जवाब नहीं देती थी? आरती ने अपना बैग पैक किया। लक्ष्य ने उसका हाथ थामा और दोनों घर की चौखट पार करने लगे। उस पल आरती का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चौखट पार करते ही उसे लगा जैसे वो 27 साल की कैद से आजाद हो गई हो। लेकिन अब राघव को अपना घर खाली खाली सा लगने लगा था। कमरे में अकेला बैठा वो आंसू बहा रहा था। संध्या, जो अपने जीवन के 80 बसंत देख चुकी थी, घर का काम करने में असमर्थ थी। उनकी बेटी काजल, जो पिछले कुछ दिनों से मायके में थी, उसने जैसे तैसे रात का खाना बनाया, लेकिन साथ ही तुनक कर बोली, अगर मुझे खाना बनाना ही है तो अपने ससुराल में रहकर क्यों नहीं? मैं कल सुबह अपने ससुराल चली जाऊंगी। पहली बार संध्या को एहसास हुआ कि आरती सिर्फ बहू नहीं थी, वो उस घर की रीढ़ थी जिसे उन्होंने खुद तोड़ डाला था। अपनी बहू के जीवन में कांटे बिछाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज जब सब कुछ तबाह हो चुका था, तब जाकर उन्हें समझ में आया कि असल में वो कांटे वे खुद अपने बुढ़ापे के लिए बो रही थी। आरती, जिसने 27 साल तक अपमान, तिरस्कार और भावनात्मक शोषण सहे, फिर भी अपने बेटे के भविष्य के लिए मेहनत की। उसने अपनी मेहनत से न केवल लक्ष्य को एक काबिल इंसान बनाया, बल्कि अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान भी हासिल किया। जब लक्ष्य ने उसे साथ चलने के लिए कहा, तो उसने अपने लिए एक नई शुरुआत चुनी। ये फैसला उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ससुराल में रहकर वो और अपमान सहने को मजबूर होती, जबकि लक्ष्य के साथ जाने से उसे एक सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों, क्या आरती का जाने का फैसला सही था?
आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको आज की कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।